इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म आदि की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। अयांश के रेलिंग पर हाथ पटकने की वजह से उसके हाथों से खून की बूंदें चमकने लगी, जिसे देखकर उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। वहीं दूसरी तरफ अयांश की मां प्रेरणा जी ने जैसे ही आवाज सुनी, उन्होंने रोते हुए कहा, अयांश क्यों क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? क्या मिलता है आपको? वापस आ जाइए अयांश, वापस आ जाइए। अपनी माँ की बात सुनकर अयांश ने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं वहाँ पर वापस नहीं आऊँगा, मैं वहाँ पर कभी वापस नहीं आऊँगा। सुना आपने, मैं कभी वापस नहीं आऊँगा, और अगर मैं वापस आया तो सब कुछ बर्बाद कर दूंगा, सब कुछ। कहते हुए अयांश ने कॉल कट कर दिया और अपनी आंखों को मजबूती से बंद करके अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। उसने अजीब तरह से अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे इसलिए जाने की जरूरत नहीं है, मैं पागल नहीं हूँ। कहते हुए अयांश हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, दुनिया मुझे पागल करती है जबकि वो खुद पागल है। कहते हुए अयांश हंसता हुआ वापस पंछी के रूम के अंदर आ गया। उसने हंसते हुए कहा, स्वीटहार्ट क्या कर रही हो? कहते हुए उसने पंछी की तरफ देखा जो कि मुंह के बल जमीन पर पड़ी हुई थी। अयांश ने उसके पास जाकर तेज आवाज में कहा, स्वीटहार्ट, तुमने मेरी बात को इग्नोर किया, बोलो क्या कर रही हो तुम? पंछी ने अभी भी कुछ जवाब नहीं दिया था। यह देखकर अयांश ने गुस्से से अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे इग्नोर करके तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो स्वीटहार्ट, तुम जानती नहीं कि मेरा गुस्सा कितना खतरनाक है। कहते हुए अयांश ने झटके से पंछी के बालों को पकड़कर उसे खड़ा किया। तभी उसे एहसास हुआ कि पंछी की बॉडी ढीली पड़ चुकी है। ये एहसास होते ही अयांश का चेहरा उतर गया। उसने मुंह बनाते हुए कहा, मेरी बटरफ्लाई इतनी कमजोर निकली, मुझे तो मजा ही नहीं आएगा, मैं खेलूंगा कैसे कि तुम्हारे साथ स्वीटहार्ट। कहते हुए अयांश ने पंछी के बालों को छोड़ दिया। अगले ही पल पंछी बेजान सी होकर जमीन पर गिर गई। ज्यादा दर्द बर्दाश्त न कर पाने की वजह से पंछी बेहोश हो गई थी। उसके माथे पर भी चोटों के निशान थे और माथे से भी खून निकल रहा था। कुछ देर तक अयांश पंछी को घूरता रहा। उसने मुंह बनाते हुए कहा, पहले ही दिन तुम मुझे काम करने के लिए मजबूर कर रही हो स्वीटहार्ट, कोई बात नहीं, मैं पनिशमेंट दूंगा ना बाद में। कहते हुए अयांश ने बिना किसी इमोशन के पंछी को उठाकर बेड पर पटक दिया और साइड टेबल पर रखा हुआ अपना मोबाइल उठाकर उसने अपने असिस्टेंट तरुण का नंबर डायल कर दिया। एक रिंग के बाद ही तरुण ने दूसरी तरफ से घबराकर कॉल उठाते हुए कहा, जी बॉस। तरुण की आवाज़ सुनकर अयांश ने पंछी को घूरते हुए कहा, किसी फीमेल डॉक्टर को भेजो, और हाँ याद रखना अच्छी फीमेल डॉक्टर हो भेजना, मेरी बटरफ्लाई का हाथ टूट गया है ना। अयांश की बात सुनकर तरुण ने कहा, जी बॉस, मैं अभी भेजता हूँ। कहते हुए तरुण ने अपनी बाहों में बेजान सी पड़ी जागृति की तरफ देखा, जिसका चेहरा रो रो कर लाल हो चुका था। थोड़ी देर पहले ही जागृति को होश आया था और होश में आते ही सब कुछ याद करके वो फूट फूट कर रोने लगी थी। तरुण उसे संभालने की नाकाम कोशिश कर रहा था, पर जागृति तो जैसे कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। तरुण ने उसे शांत करते हुए कहा, प्लीज शांत हो जाओ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तुम्हारी वजह से तुम्हारा पूरा परिवार खत्म हो सकता है, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। तरुण की बात सुनकर जागृति ने रोते हुए कहा, पर पंछी, उसका क्या होगा? मेरी दोस्त है वो, मैं उसे ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? कहते हुए जागृति और फुट फुट कर रोने लगी। तरुण को समझ नहीं आ रहा था कि वो जागृति को कैसे समझाए। उसने जागृति की तरफ देखते हुए कहा, प्लीज शांत हो जाओ, मुझे डॉक्टर को कॉल करके उन्हें डार्क मैंशन भेजना है। अगर उन्हें पहुंचने में देर हुई तो बॉस मेरे साथ डॉक्टर को भी खत्म कर देंगे। कहते हुए तरुण ने अपना मोबाइल निकालकर किसी का नंबर डायल किया। वहीं तरुण की बात सुनकर जागृति डरी हुई नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। तरुण के कॉल करके जल्दी से कहा, डॉक्टर अदिति, आप जल्दी से जल्दी डार्क मैंशन पहुंच जाइए और अपने साथ 2-3 फीमेल स्टाफ को लेकर जाना, और प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है उस जल्लाद की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना और उसे छूने की हिम्मत तो मत करना, प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है। कहते हुए तरुण ने कॉल कट कर दिया और गहरी गहरी सांस लेने लगा।
जागृति ने तरुण की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा बॉस साइको है, तुम्हारा बॉस शैतान है। जागृति की आवाज़ सुनकर तरुण ने अपनी आंखें खोलकर मुस्कुराते कहा, यह बात पूरी दुनिया जानती है, पर किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आवाज़ उठा सके। वो इंसान कब क्या कर दे कुछ पता नहीं होता है। तरुण की बात सुनकर जागृति ने चिल्लाते हुए कहा, तो तुम क्यों हो उसके साथ, उसका साथ छोड़ क्यों नहीं देते? तरुण ने हंसते हुए कहा, उनकी ज़िंदगी में जाना हमारी मर्जी होती है, पर उनकी ज़िंदगी से हमें कब निकलना है ये उनकी मर्जी होती है। अगर मैंने उनकी जॉब छोड़ने की कोशिश की तो शायद मैं जिंदा ना रहूं। खैर, मैंने अपनी कीमत को एक्सेप्ट कर लिया है। मैं तुम्हें भी यही सजेशन दूंगा कि अब अपने दोस्त पंछी को भूल जाओ। तरुण की बात सुनकर जागृति की आंखों में फिर से आंसू नजर आने लगे। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज़ मेरी मदद करो, प्लीज़ मेरी पंछी को छुड़ाने में मदद करो। तरुण ने जागृति की तरफ देखते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैं मजबूर हूँ, मेरी फैमिली है, मैं अपने एक गलत कदम की वजह से अपनी फैमिली की जान खतरे में नहीं डाल सकता और तुमसे भी यही उम्मीद करता हूँ। कहते हुए तरुण जागृति को छोड़कर वहां से चला गया। वहीं जागृति तरुण के जाने के बाद उस खाली फ्लैट को देखने लगी जहां पर कल तक उसकी और पंछी की हंसी की आवाज़ गूंजती थी। दोनों दिन भर यहाँ पर मस्ती करती रहती थी और आज ये फ्लैट पूरी तरह से खाली था। जागृति ने रोते हुए कहा, क्यों पंछी, क्यों तूने मेरी बात क्यों नहीं मानी? सब कुछ बर्बाद कर दिया तूने, सब कुछ। कहते हुए जागृति फूट फूट कर रोने लगी। वहीं फ्लैट के बाहर आकर तरुण ने गहरी सांस लेकर अपनी आंखों को मजबूती से बंद करते हुए कहा, आई एम सॉरी, पर मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। कहते हुए उसकी आंखों के सामने जागृति का आंसू भरा चेहरा घूमने लगा, जिसे याद करके उसे अपने दिल में तेज दर्द महसूस हुआ। कुछ ही देर में तरुण भी वहां से डार्क मैंशन के लिए निकल गया। डार्क मैंशन में लेडी डॉक्टर की पूरी टीम अपने आप को बेहद मुश्किल से कंट्रोल करके डरी हुई नज़रों से अयांश के सामने खड़ी थी। उन लोगों ने अयांश से अच्छी खासी दूरी बनाकर रखी थी। डॉक्टर अदिति, जो कि एक सीनियर डॉक्टर थी, उन्होंने अपना चेहरा ऊपर उठाकर कांपती हुई आवाज़ में कहा, मिस्टर सिंघानिया, किसका इलाज करना है? डॉक्टर अदिति की बात सुनकर अयांश ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, बटरफ्लाई का। अयांश की बात सुनकर वो सारी फीमेल डॉक्टर हैरानी से अयांश की तरफ देखने लगी। डॉक्टर अदिति ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, बटरफ्लाई का? तो आपने उसके लिए इंसान को डॉक्टर क्यों बुलाया है? अयांश ने जैसे ही डॉक्टर अदिति की बात सुनी, उसने अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरी बटरफ्लाई इंसान है, पर वो मेरे लिए बटरफ्लाई है। तुम्हें उसका इलाज करना है, तुम अंदर जाओ। कहते हुए अयांश ने डॉक्टर अदिति और उसके बगल में खड़ी एक फीमेल डॉक्टर को इशारा किया, इंसान से दूरी बनाकर रखना, ध्यान रखना कि तुम गलती से भी उसे टच ना करो। डॉक्टर अदिति धीमे कदमों से चलती हुई रूम के अंदर आ गई। उनका ध्यान रूम के किंग साइज बेड के केंद्र में लेटी हुई एक खूबसूरत सी लड़की पर गया, जिसका चेहरा इस वक्त पीला पड़ा हुआ था। पंछी के मासूम से चेहरे को देखकर डॉक्टर अदिति को उसके लिए दर्द महसूस होने लगा। तभी उनके कानों में अयांश की डरावनी आवाज़ सुनाई दी, लगता है अपनी आंखों से प्यार नहीं डॉक्टर साहिबा आपको। कहते हुए अयांश ने साइड टेबल पर रखा हुआ फ्लावर वास उठाकर सीधा डॉक्टर अदिति के सर पर दे मारा। डॉक्टर अदिति, जो कि पंछी के मासूम चेहरे को देख रहा ये सोच रही थी, आखिर ये मासूम सी बच्ची शैतान की कैद में कैसे आ गई। अचानक से फ्लावर वास सर पर लगते ही उनके मुंह से चीख निकल गई। उन्होंने अपने सर को पकड़कर दर्द भरी आवाज़ में कहा, सॉरी। डॉक्टर अदिति की बात सुनकर अयांश ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी चीज़ों को देखने का हक किसी को नहीं है, किसी को भी नहीं, इसलिए तुम मेरी बटरफ्लाई को नहीं देख सकती। अयांश की बात सुनकर डॉक्टर अदिति ने अपना चेहरा नीचे झुकाते हुए कहा, सॉरी सर, हम मैडम को नहीं देखेंगे। कहते हुए डॉक्टर अदिति की बॉडी ऊपर से नीचे तक सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी। वहीं उनके पीछे एक फीमेल डॉक्टर, जो जैसे पत्थर की मूर्ति की तरह अपनी जगह पर खड़ी थी, उसने ना अपना चेहरा ऊपर उठाकर अयांश की तरफ देखा, ना पंछी की तरफ, शायद इसलिए वो सही सलामत थी। डॉक्टर अदिति ने पंछी के चेहरे की तरफ बिना देखे अयांश की तरफ अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, आप हमें बताइए कि इन्हें क्या हुआ है, क्योंकि हम इन्हें देख नहीं पा रहे हैं, तो हमें पता नहीं चल पा रहा है कि हमें क्या करना है।
डॉक्टर अदिति की बात सुनकर अयांश ने पंछी के चेहरे की तरफ देखा और फिर उसके हाथों की तरफ देखते हुए कहा, मेरी बटरफ्लाई का पंख टूट गया है, बटरफ्लाई अब उड़ नहीं सकती, सो सैड ना। कहते हुए अयांश मासूम सा चेहरा बनाते हुए पंछी के पास आकर बैठ गया। उसने पंछी के टूटे हुए हाथ की तरफ देखते हुए कहा, मेरी बटरफ्लाई का हाथ टूट गया है। अयांश की बात सुनकर डॉक्टर अदिति ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, क्या हम उन्हें टच कर सकते हैं, क्योंकि हमें प्लास्टर करना होगा। डॉक्टर अदिति की बात सुनकर अयांश ने टेढ़ी नज़रों से उनकी तरफ देखते हुए कहा, तुम मेरी बटरफ्लाई को टच करना चाहती हो, बोलो क्या तुम मेरी बटरफ्लाई को टच करना चाहती हो। अयांश की बात सुनकर डॉक्टर अदिति के मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। अब तक रूम के अंदर तरुण भी आ चुका था। उसने अंदर का माहौल देखकर अपनी घबराहट को कम करके धीमी आवाज़ में कहा, बॉस डॉक्टर को हम उनका काम करने दीजिए, वरना मैडम का हाथ ठीक नहीं हो पाएगा, वो हमेशा के लिए अपाहिज हो जाएंगी। बॉस समझने की कोशिश कीजिए। तरुण की बात सुनकर अयांश ने अजीब तरह से हंसते हुए कहा, तो उसके लिए मैं किसी और को अपनी बटरफ्लाई को टच करने दूं, वो फिर से डर्टी हो जाएगी। अभी तक तो मैंने उसे क्लीन भी नहीं किया और तुम उससे फिर से डर्टी करना चाहते हो। क्या तुम्हें जीना नहीं है तरुण। अयांश की बात सुनकर तरुण की हालत खराब होने लगी। वहीं डॉक्टर अदिति को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उन्होंने मन ही मन रोते हुए कहा, हे महादेव, बस आज इस शैतान से बचा लो। 16 सोमवार के व्रत रखूंगी, खुद के लिए, पति के लिए नहीं। डॉक्टर अदिति मन ही मन भगवान से दुआ कर रही थी। तभी अयांश ने पंछी के छोटे से चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी कल मैं बटरफ्लाई को अच्छे से क्लीन कर दूंगा। कहते हुए अयांश ने पंछी के छोटे से चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, कितनी प्यारी हो ना तुम बटरफ्लाई, बिल्कुल छोटी सी चिड़िया की तरह, जिसे मैंने अपने पिंजरे में कैद कर लिया है। कहते हुए अयांश ने डॉक्टर अदिति की तरफ देखते हुए कहा, इधर आओ। अयांश की बात सुनकर डॉक्टर अदिति ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, जी सर। कहते हुए अयांश से पंछी कदमों की दूरी पर आकर खड़ी हो गई। अयांश ने उसे घूरते हुए कहा, ग्लव्स पहन के मेरी बटरफ्लाई को टच करना। अगर तुम्हारी बॉडी पर एक पार्ट भी मेरी बटरफ्लाई को की स्किन से टच हुआ तो तुम्हारी बॉडी का वो पार्ट तुम्हारी बॉडी पर नहीं रहेगा। समझ रही हो ना कि मैंने क्या कहा। अयांश की बात सुनकर डॉक्टर अदिति ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, जी सर। कहते हुए डॉक्टर अदिति ने पीछे खड़ी डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, श्रावणी ग्लव्स लाओ। वो डॉक्टर, जो कि अयांश की डरावनी आवाज़ सुनकर अपना चेहरा ऊपर उठाने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी, दौड़ते हुए वहां से बाहर चली गई। कुछ देर बाद डॉक्टर अदिति और उनकी जूनियर डॉक्टर श्रावणी दोनों पंछी के हाथों की बैंडेज कर रही थी। वहीं अयांश अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए अजीब तरह से उनके हाथों को देख रहा था, जो कि पंछी की बॉडी से टच कर रहे थे। हालांकि उन्होंने ग्लव्स पहने हुए थे, पर अयांश वो भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। पंछी के हाथों की ड्रेसिंग करते करते उन लोगों को आधे घंटे से ज़्यादा वक्त लग चुका था। तो अदिति ने इंजेक्शन लगाते हुए कहा, इन्हें 2-3 घंटे में होश आ जाएगा और फिलहाल उनके हाथ में फ्रैक्चर आया है, इसलिए उनके हाथ पर जोर नहीं पड़ना चाहिए। तो अदिति की बात सुनकर अयांश ने उसकी तरफ और उसकी जूनियर डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, ग्लव्स निकालो तुम दोनों। अयांश का ऑर्डर सुनकर उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनके ग्लव्स को निकाल दिया। अयांश ने उन दोनों के हाथों की तरफ देखते हुए कहा, बहुत सुंदर हैं तुम्हारे हाथ। कहते हुए वो हंसने लगा। उसकी बात सुनकर डॉक्टर अदिति को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनकी बॉडी से खून निकाल लिया हो। उनके चेहरे पर अजीब सी घबराहट नजर आ रही थी। उन्होंने मजबूती से जूनियर डॉक्टर श्रावणी का हाथ पकड़ लिया। अयांश ने हंसते हुए कहा, पर अब नहीं रहेंगे। अयांश ने हंसते हुए कहा, डर क्यों रहे हो, मुझे डर लग रहा है। अयांश की बात सुनकर डॉक्टर अदिति ने कुछ नहीं कहा। उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। अयांश ने श्रावणी की तरफ देखा, जो कि अपना चेहरा नीचे झुकाकर खड़ी थी, जिसे देखकर अयांश ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अच्छी लड़की हो, उन खराब लड़कियों की तरह नहीं हो, तुम डर्टी लड़कियों की तरह नहीं हो, इसलिए मुझे नहीं देख रही हो ना। अयांश की बात सुनकर श्रावणी ने कुछ नहीं कहा। वो अपना चेहरा नीचे झुकाकर चुपचाप खड़ी थी। अयांश ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं काटूंगा तुम दोनों के हाथ, डर क्यों रहे हो।
अयांश की बात सुनकर डॉक्टर अदिति उनकी हालत खराब हो चुकी थी। उन्होंने सुकून की सांस ली। तभी अयांश ने मुस्कुराते हुए कहा, पर जला तो सकता हूँ ना। कहते हुए वो हंसने लगा। उसकी बात सुनकर डॉक्टर श्रावणी की पकड़ डॉक्टर अदिति के हाथ पर मजबूत हो गई। कुछ देर बाद वो दोनों लिविंग रूम में मौजूद थी। उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उनके हाथ पर जलते हुए कोयला रखे गए थे। उन दोनों के मुंह से चीख निकल रही थी, पर किसी को भी उन पर तरस नहीं आ रहा था। अयांश मुस्कुराते हुए उन दोनों की तरफ देख रहा था। उसने हंसते हुए कहा, मेरी बटरफ्लाई को टच करने की मैं छोटी सी सजा दे रहा हूँ, फिर भी तुम दोनों इतना रो रही हो। कितना चिल्लाती है लड़कियाँ, इरिटेटिंग। कहते हुए अयांश ने अपने बगल में खड़े सर्वेंट की तरफ देखते हुए कहा, इनका मुंह बंद करो वरना मेरे कान से खून निकलने लगेगा। अयांश की बात सुनकर सर्वेंट ने अपना सर हिला दिया। कुछ देर बाद उन दोनों के मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था और अभी भी उनके हाथ पैर जलते हुए कोयले रखे हुए थे। उन दोनों के हाथों में उन्हें काफ़ी दर्द हो रहा था, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। डॉक्टर श्रावणी और डॉक्टर अदिति दोनों की हथेलियां जल चुकी थी, पर कहीं न कहीं वो इस बात से खुश थी कि कम से कम इस साइको इंसान ने उनके हाथ तो नहीं काटे। कुछ देर बाद अयांश ने मुस्कुराते हुए कहा, पनिशमेंट खत्म करो, दोनों लड़कियां अच्छी हैं, भेज दो इन्हें इनके घर। अयांश की बात सुनकर डॉक्टर अदिति और डॉक्टर श्रावणी उनकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। उनकी आंखों में सुकून नजर आने लगा। वो इस वक्त हद से ज़्यादा दर्द में थी, पर इस बात से खुश थी कि कम से कम उनकी जान तो बच गई। वहीं तरुण भी चुपचाप ये सब देख रहा था। उसने खुद से कहा, यू नीड ट्रीटमेंट बॉस, आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। कब तक इस तरह से लोगों को तकलीफ देते रहेंगे। कहते हुए तरुण शांत हो गया, क्योंकि वो जानता था कि उसकी इतनी औकात है ना, उसकी इतनी हिम्मत कि वो ये बात अयांश के सामने कह सके। पिछले 4 सालों से अयांश का पागलपन को देख रहा था। वो चाह कर भी अयांश को छोड़ नहीं जा सकता था, क्योंकि अयांश उसे खुद नहीं जाने दे सकता था। अयांश के सारे काले कारनामों के बारे में उसका हर एक आदमी जानता था। अयांश की ज़िंदगी में आने का एक ही मतलब था, जब तक वो आदमी जिंदा है तब तक उसे अयांश के साथ ही रहना होगा, और अगर उसे अयांश से दूर जाना है या फिर उसके काम से दूर जाना है तो उसे अपनी जान गंवाकर उसके काम से दूर जाना होगा। जीते जी वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता था, और अब तरुण भी ऐसा नहीं कर सकता था। उसे अपनी पूरी ज़िंदगी अयांश के साथ वफादार बनकर ही रहना था। वो अपनी ज़िंदगी को एक्सपेक्ट कर चुका था। उन दोनों के जाने के बाद अयांश ने अपने सभी बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए कहा, क्या आज का शो एंटरटेनिंग था? नहीं था? तुम लोग मुस्कुरा नहीं रहे हो, क्या तुम लोगों को मज़ा नहीं आया? अयांश की बात सुनकर उसके सारे सर्वेंट जबरदस्ती हंसने लगे। उन्हें हंसते हुए देखकर अयांश ने घूरते हुए कहा, मैंने तुम लोगों को मज़े करने के लिए रखा है यहाँ पर, जो हंस रहे हो चुपचाप अपना काम करो। उसकी बात सुनकर सर्वेंट वहाँ से चुपचाप भाग गए। अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और गाना गुनगुनाते हुए पंछी के रूम की तरफ जाने लगा। उसने पीछे पलटकर तरुण की तरफ देखते हुए कहा, तरुण वो चिड़िया तुम्हें पसंद आ गई है ना? तरुण ने जैसे ही अयांश की बात सुनी उसकी सांसें तेज हो गई। उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, कौन बॉस? तरुण के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अयांश ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरी बटरफ्लाई की दोस्त, तुम्हें पसंद आ गई है ना? तरुण ने जैसे ही अयांश की बात सुनी उसकी आंखों के सामने जागृति का आंसू भरा चेहरा घूमने लगा। उसने जल्दी से कहा, नहीं बॉस, ऐसी कोई बात नहीं है। कहते हुए अपनी नज़रें चुराने लगा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर और उसे इस तरह से खुद से नज़र चुराते देखकर अयांश ने ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहा, अयांश सिंघानिया हूँ मैं, मेरी नज़रों से कोई चीज़ नहीं छुप सकती, कोई भी नहीं। झूठ बोला है तुमने, झूठ बोलने की सज़ा भी मिलेगी। सज़ा के लिए तैयार हो जाओ तरुण। कहते हुए अयांश गाना गुनगुनाते हुए वहाँ से पंछी के रूम की तरफ चला गया। वहीं तरुण ने अपनी माथे पर का पसीना साफ करते हुए कहा, गॉड कहाँ फंस गया मैं। कहते हुए तरुण वहाँ से चला गया। वहीं रूम में आकर अयांश ने पंछी की तरफ देखा। उसका छोटा सा चेहरा अभी भी रोने की वजह से लाल लग रहा था। उसकी चोटों पर डॉक्टर अदिति ने बैंडेज कर दी थी, पर उसके हाथों का भी प्लास्टर हो चुका था। अयांश ने पंछी के पास आकर उसके गालों पर अपनी उंगलियां चलाते हुए कहा, बटरफ्लाई, मैं तुम्हें आराम करने के लिए थोड़ी लाया हूँ यहाँ पर, तुम तो मज़े आराम कर रही हो। ये तो गलत बात है ना बटरफ्लाई, तुम आराम कैसे कर सकती हो?
कहते हुए उसने साइड टेबल पर रखा हुआ पानी का जग उठाकर पंछी के मुंह पर डाल दिया। पंछी, जो कि हल्की बेहोशी में थी, जैसे ही अयांश ने उसके ऊपर ठंडा पानी डाला, वो घबराकर उठ बैठ गई। अचानक से झटके से उठने की वजह से उसने अपने हाथों में तेज दर्द महसूस हुआ। दर्द की वजह से उसके मुंह से चीख निकल गई। उसने रोते हुए कहा, माँ। उसके इतना कहते ही अयांश ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, स्वीटहार्ट, तुम मेरे सामने किसी और का नाम कैसे ले सकती हो? ये तो गलत बात है ना? तुम मुझे धोखा कैसे दे सकती हो? अचानक से अयांश की आवाज़ सुनकर पंछी की बॉडी कांपने लगी। उसे याद आया कि कुछ देर पहले उसके साथ क्या हुआ था। उसने अपनी आंखें खोलकर चारों तरफ देखा तो इस वक्त वो लग्जरियस रूम में लग्जरियस बेड पर बैठी हुई थी और उसके सामने खुद शैतान बैठकर उसे ही देख रहा था। पंछी ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। कहते हुए पंछी पीछे की तरफ से रखने लगी। वो बेड के कॉर्नर पर बैठी हुई थी। अगर वो 1 इंच भी पीछे जाती तो वो जरूर नीचे गिर जाती। अयांश ने झटके से उसे अपने पास खींचते हुए कहा, नीचे गिर जाओगी स्वीटहार्ट। अगर तुम्हें चोट लग गई तो फिर से मुझे तुम्हारा ध्यान रखना होगा और मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ स्वीटहार्ट। क्या तुम मुझसे काम करवाना चाहती हो? क्या तुम्हारी यही साजिश है? कहते हुए अयांश ने पंछी को गालों को खींचते हुए कहा, तुम कितनी बदमाश हो ना स्वीटहार्ट। पंछी डरी हुई नज़रों से अयांश की तरफ देख रही थी, जो इस वक्त किसी अच्छे इंसान की तरह उसके साथ बर्ताव कर रहा था। पंछी के चेहरे पर डर देखकर अयांश ने मासूमियत से कहा, तुम मुझसे डर क्यों रही हो जान? क्या मैं तुम्हें खतरनाक इंसान नजर आता हूँ? तुम मुझसे डर रही हो। देखो मैं कितना प्यारा हूँ। देखो मेरे गालों को टच करके मैं कितना क्यूट हूँ। देखो। कहते हुए अयांश ने जबरदस्ती पंछी का दूसरा हाथ पकड़कर अपने गालों पर रखा। पंछी की हथेली घबराहट की वजह से ठंडी पड़ चुकी थी। उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। उसकी आंखों से बस लगातार आंसू निकल रहे थे। उसे रोते हुए देखकर अयांश ने अजीब तरह से अपने गर्दन पर अपने दोनों हाथों से उसके गालों को दबाते हुए कहा, रो क्यों रही हो? मैंने तो कुछ किया भी नहीं। तुम रो क्यों रही हो स्वीटहार्ट? बोलो, तुम्हें डर लग रहा है? तुम्हें रोना क्यों आ रहा है? बोलो। कहते हुए अयांश ने मजबूती से पंछी के चेहरे को दबा दिया। पंछी ने दर्द भरी आवाज़ में कहा, तुम पागल हो, छोड़ दो, छोड़ो मुझे। तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। यू नीड ए ट्रीटमेंट अयांश सिंघानिया। पंछी की बात सुनते ही अयांश की आंखों के सामने कुछ धुंधली यादें घूमने लगी। अगले ही पल उसके कानों में एक आदमी की आवाज़ गूंजने लगी, इसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, इसे यहाँ से बाहर फेंको। इस आवाज़ को सुनते ही अयांश की आंखें खून की तरह लाल हो गई। उसकी हरी डरावनी आंखों को देखकर पंछी के मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। पंछी कुछ सोच पाती इससे पहले ही अयांश ने उसकी गर्दन को दबाते हुए कहा, क्या कहा तुमने? तुम्हें मैं पागल दिखता हूँ? मैं पागल दिखाता हूँ? कहते हुए अयांश पंछी की गर्दन को मजबूती से दबाने लगा। उसकी गर्दन पकड़ इतनी मजबूत थी कि पंछी को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। दम घुटने की वजह से उसकी आंखें हल्के हल्के बंद हो रही थी। उसने दर्द भरी आवाज़ में कुछ बोलने की कोशिश की पर उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। उसका दूसरा हाथ भी उसके हाथ नहीं दे रहा था। अयांश ने पंछी के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, बोलो स्वीटहार्ट, तुमने कहा कि मुझे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, मैं तुम्हें पागल दिखता हूँ? कहते हुए अयांश ने झटके से पंछी को छोड़ा और अपने बालों को खींचने लगा। उसने चिल्लाते हुए कहा, मैं पागल नहीं हूँ। कहते हुए अयांश पूरे रूम का सामान उठा उठाकर पटकने लगा। पंछी अयांश को के छोड़ते ही जोर जोर से सांस लेने लगी। उसका पूरा चेहरा खून की तरह लाल हो गया था। हाथ टूटने की वजह से वो अपना हाथ पहले ही नहीं उठा पा रही थी और अब वो खुद को संभाल भी नहीं पा रही थी। वो बस रूम में टूट रहे सामानों की आवाज़ सुनकर समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर उसके आसपास हो क्या रहा है। काफ़ी देर तक सामान तोड़ने के बाद अयांश ने मिरर के सामने जाकर खुद के चेहरे को देखकर अपने गालों को टच करते हुए कहा, क्या मैं पागल हूँ? कहते हुए वो अजीब तरह से मिरर को घूरने लगा। अगले ही पल उसने हंसते हुए कहा, नहीं मैं साइको हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं साइको हूँ। मुझे ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, मुझे सुकून की ज़रूरत है। मुझे सुकून कैसे मिलेगा? मुझे लड़कियों को क्लीन करना होगा। सारी लड़कियाँ डर्टी हैं, मुझे उन्हें क्लीन करना होगा।
कहते हुए अयांश अजीब तरह से अपने हाथों को रगड़ने लगा। उसने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे सबको क्लीन करना होगा। सारी लड़कियां डर्टी क्यों हैं? मुझे सबको क्लीन करना होगा। कहते हुए अयांश हंसने लगा। हंसते हुए उसने पंछी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें भी तुम मेरे क्लीन नहीं किया स्वीटहार्ट, चलो तुम्हें ही क्लीन कर देता हूँ। कहते हुए अयांश ने पंछी के पास आकर झटके से उसके हाथ को पकड़कर उसे बेड से खड़ा किया। पंछी बेचारी आधी बेहोशों की हालत में आ चुकी थी। अयांश के अचानक से खींचने की वजह से वो नीचे गिरने को हुई। वो नीचे गिरती इससे पहले ही अयांश ने उसे संभालते हुए कहा, व्हाट हैपेंड स्वीटहार्ट, तुम ठीक से खड़ी क्यों नहीं हो पा रही हो? बच्चों की तरह गिरती पड़ती रहती हो। चलो मुझे तुम्हें क्लीन करना होगा, तुम डर्टी हो चुकी हो, सारी लड़कियां डर्टी हैं। कहते हुए अयांश पंछी को खींचता हुआ बाथरूम की तरफ लेकर जाने लगा। वही पंछी जिसे थोड़ी थोड़ी बातें समझ आ रही थी, उसने अयांश के हाथ को खुद के हाथ से दूर करने की कोशिश करने लगी, पर अयांश की पकड़ पंछी पर कुछ ज़्यादा ही मजबूत थी। अयांश ने पंछी का लाकर सीधा शावर के नीचे खड़ा किया और उसके हाथ को देखते हुए कहा, तुम्हारे हाथ में चोट लगी है ना स्वीटहार्ट, अब क्या करूं? कहते हुए अयांश ने अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा, मैं तुम्हें क्लीन करता हूँ स्वीटहार्ट। कहते हुए अयांश पंछी की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। पंछी डरते हुए पीछे की तरफ जा रही थी। उसने रोते हुए कहा, प्लीज़ हमारे साथ कुछ मत करो, हमें छोड़ दो। हम वादा करते हैं हम अगली बार से तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं, हम बस दूर चले जाएंगे। अगर तुम हमें मारना चाहते हो तो मार डालो, पर प्लीज़ हमारी इज्जत के साथ मत खेलो। पंछी को लग रहा था कि जरूर अयांश उसके साथ कुछ करेगा। दुनिया के नज़रों में अयांश सिर्फ प्ले बॉय था जो लड़कियों का फ़ायदा उठाकर उनकी जान लेता था। पर सच बात तो क्या थी ये सिर्फ अयांश जानता था। अयांश ने पंछी के पास आकर उसके छोटे से चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, स्वीटहार्ट रोना बंद करो, मैं बस तुम्हें क्लीन करना चाहता हूँ। तुम मुझे गलत क्यों समझ रही हो? मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं अच्छा बच्चा हूँ, सच में स्वीटहार्ट, मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ। देखो मेरी तरफ, क्या मैं तुम्हें बेड बॉय लग रहा हूँ? कहते हुए अयांश मासूम क्यूट बच्चे की तरफ फेस बनाकर पंछी की तरफ देखने लगा। पंछी ने रोते हुए कहा, तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो, छोड़ो मुझे। कहते हुए पंछी ने अयांश को धक्का देने की कोशिश की। अयांश ने पंछी की बात सुनकर अजीब तरह से हंसते हुए कहा, घटिया, तुम्हें घटिया का मतलब पता है स्वीटहार्ट? कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हें बताता हूँ कि घटिया का मतलब क्या होता है। कहते हुए अयांश ने पंछी के छोटे से चेहरे की तरफ देखा जो कि उसकी बात सुनकर सफ़ेद पड़ चुका था। हेलो दोस्तों, इसके आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।